नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग जीके जीएस के 23वें प्रैक्टिस सेट में जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम में लगातार 10 वर्षों से रिपीट हो रहे हैं और आगे भी रिपीट होने की संभावना है। तो दोस्तों, अपनी जीके जीएस को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें। और यदि आप सभी लोगों को हमारे क्लास का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत आज की मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट हमारा है, कह रहा है, ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों, कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, और दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न दिया कर द डिफिशियंसी ऑफ विच द फॉलोइंग विटामिन इन चिल्ड्रन काउसेस रिकेट्स। क्या निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी रिकेट्स नामक विकार होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है विटामिन बी या विटामिन ए या विटामिन डी या विटामिन ई। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। विटामिन डी जो है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, हमारे शरीर में सूखा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, बच्चों के शरीर में सूखा रोग हो जाता है, जिसे हम रिकेट्स के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, विटामिन डी जो है ये किससे प्राप्त होती है। दोस्तों, ये सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन है, सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है, ये हमारा विटामिन डी है। दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम हमारा होता है कैल्सीफेराल। क्या होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है हमारा कैल्सीफेराल। ये हमारा विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। दोस्तों, इसकी कमी से हमारे शरीर में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, और ये हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा विटामिन बी दिया हुआ है। विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम दोस्तों होता है थायमीन। क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है हमारा थायमीन। थायमीन जो है विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। कौन सा, बेरी रोग हो जाता है। किस विटामिन की कमी से, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन ए में दिया, बी में दिया विटामिन ए। विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम हमारा होता है रेटिनाल। क्या होता है, रेटिनाल जो है ये हमारा विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। दोस्तों, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है, रतौंधी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, ये हमारा विटामिन ए की कमी से हो जाता है। और यहाँ पर उसके बाद में हमारा विटामिन दिया हुआ है विटामिन ई। कौन सा दिया हुआ है, विटामिन ई दिया हुआ है। विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम हमारा होता है टोकोफेराल। क्या होता है, टोकोफेराल। दोस्तों, इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सी समस्या होती है, इसकी कमी से जो है हमारे शरीर में जनन शक्ति क्षीण हो जाती है। क्या होती है, जनन शक्ति कम हो जाती है। किस विटामिन की कमी से, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी जो है इसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि विच द अमॉन्ग फॉलोइंग इज नॉट मॉस्टिको बोरॉन डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न नहीं रोग नहीं है। ऑप्शन ए में दिया डेंगू या जीका या चिकनगुनिया या रिंगवॉर्म। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, रिंगवॉर्म, यानी जो दाद है ये हमारा मच्छर से उत्पन्न नहीं होता है। दोस्तों, दाद ये हमारा एक प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है, ये हमारा प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है दाद।
ये हमारे बाकी तीनों डेंगू है। डेंगू ये इसमें जो है बुखार आ जाता है। बुखार में क्या होता है, शरीर भूख ना लगना, शरीर टूट जाता है और इसमें शरीर में दर्द भी हो जाता है। और दोस्तों इसमें जो है डेंगू में प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, जिससे शरीर बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कर बी एच यू इज लोकेटेड इन, कर बी एच यू किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए में दिया इलाहाबाद या बरेली या लखनऊ या वाराणसी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, बी एच यू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बी एच यू का फुल फॉर्म क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये हमारा इसका फुल फॉर्म है। किसका, बीएचयू का फुल फॉर्म क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये कहाँ स्थित है, ये वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों 1916 ईस्वी में, इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में जो है किसके द्वारा की गई थी, ये हमारे महामना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। मालवीय जी के द्वारा की गई थी। महामना मदन मोहन मालवीय जी इनका पूरा नाम है। वैसे इनको मालवीय जी के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों इन्होंने जो है 1916 ईस्वी में वाराणसी में बीएचयू की स्थापना की थी। यहाँ पर लखनऊ दिया है। लखनऊ में हमारा क्या स्थित है, लखनऊ में हमारा CDRI, क्या CDRI का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हमारा कहाँ स्थित है, ये हमारा लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में हमारा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा, डी। और यहाँ पर इलाहाबाद ऑप्शन में दिया हो तो इलाहाबाद के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। इलाहाबाद जो है ये इलाही जो है अकबर जो थे, अकबर शासक ने इसका नाम इलाहाबाद रखा। किसे, अकबर ने। अकबर जो है इलाही धर्म से बिलोंग करता था। किस धर्म से, इलाही धर्म से संबंध रखता था, इसलिए जो है इसने अपने धर्म के आधार पर इसे इलाहाबाद नाम इसका रखा। दोस्तों इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी, गंगा यमुना और सरस्वती। और कौन, सरस्वती। इन 3 नदियों का संगम कहाँ होता है, इन तीनों नदियों का संगम इलाहाबाद में होता है। कहाँ होता है, इलाहाबाद में होता है। इलाहाबाद का वर्तमान में नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। क्या किया गया, प्रयागराज। वर्तमान समय में इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर गंगा नदी की बात आती है तो गंगा नदी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। गंगा नदी का जो है उद्गम स्थल गंगोत्री। कहाँ से हुआ, गंगोत्री उत्तराखंड से हुआ। कहाँ से हुआ, गंगोत्री उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है। उसके बाद में, और इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई गंगा नदी की। दोस्तों ये गंगा नदी उत्तर प्रदेश में जो है बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। किस जिले से, बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है। और ये लगभग 900 किलोमीटर में जो है उत्तर प्रदेश में इसका जो है विस्तार लगभग 900 किलोमीटर में है। और ये बलिया जिले से, किस जिले से, बलिया जिले से ये बाहर निकल जाती है, उत्तर प्रदेश के बाहर निकल जाती है। दोस्तों गंगा नदी, उसके आगे जो है गंगा नदी जो जहाँ पर जो है गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में गंगा नदी को हम पद्मा के नाम से जानते हैं। इस नाम से, पद्मा के नाम से गंगा नदी को जानते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टी, वाराणसी जो है BHU जो है वाराणसी में स्थित है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश के राज्यों में किस पायदान पर है। कह रहा है कि जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश राज्यों में किस स्थान पर है। कह रहा है इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन विच प्लेस डज उत्तर प्रदेश अमॉन्ग द स्टेट ऑफ इंडिया। कह रहा है कि जो है उत्तर प्रदेश राज्यों
में किस पायदान पर जनसंख्या के मामले में? ऑप्शन में दिया थर्ड या फोर्थ या सेकेंड या फर्स्ट। तो दोस्तों जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। किस स्थान पर है? उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। यह उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कुल भारत की जनसंख्या का 16.5% जो है उत्तर प्रदेश में निवास करती है। कितना निवास करती है? 16.5% ये भारत की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में निवास करती है। पहले स्थान पर हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर हो गया महाराष्ट्र। कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर हो गया हमारा बिहार। ये 1 और 2 और 3 तीसरे नंबर पर बिलोंग करते हैं। कौन कौन से? पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र और बिहार। ये तीनों जनसंख्या के मामले में बढ़ते हैं। और पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, जनसंख्या की दृष्टि से तो हम बताएंगे उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमारा कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमारा कौन सा है? ये हमारा है राजस्थान। कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? छोटा राज्य ये हमारा कौन सा है? ये हमारा गोवा है। कौन सा है? गोवा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और यदि पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि जलालुद्दीन मोहम्मद इज़ बेटर नाउन एज। कह रहा है कि जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया बाबर या अकबर या शाहजहां या औरंगजेब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, जलालुद्दीन जो है मोहम्मद, ये अकबर का प्रसिद्ध नाम है। किसका नाम है? अकबर का प्रसिद्ध नाम है। दोस्तों अकबर का जन्म हमारा कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। और इसने जो है 1556 से 1605 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अकबर। और यहाँ पर शाहजहां ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों सत्यापत्य कला जो है शाहजहां के उसमें शासन काल में बहुत ही अच्छी तरीके से चली। और जो है शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करा। किसका? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ये हमारा शाहजहां ने करवाया। और लाल किले का निर्माण जो है किसने करा? ये भी हमारा शाहजहां ने ही करवाया था। शाहजहां ने ही लाल किले का भी निर्माण कराया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, अकबर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर विच स्टेट इन इंडियन हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डैम्स। कर भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध हैं? ऑप्शन ए में दिया गुजरात या छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, भारत के सबसे ज़्यादा बांध हैं। लगभग 1800 से भी अधिक जो है महाराष्ट्र में बांध हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर हमारा आ जाता है मध्य प्रदेश में, उससे कम बांध हैं। सेकंड पायदान पर मध्य प्रदेश है। और थर्ड पायदान पर ये हमारा गुजरात है। गुजरात में तीसरे स्थान पर सबसे अधिक बांध है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर गुजरात है। इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा डी, महाराष्ट्र में सर्वाधिक डैम है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर दिया है 1920 या 1857 या 1935 या 1842। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, जो है 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। दोस्तों ये विद्रोह हमारा क्यों शुरू हुआ था? ये 1857 की बात है। उस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। और अंग्रेज़ों का शासन था उस समय जो है गवर्नर कौन था? उसमें गवर्नर हमारा तो जो था कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। दोस्तों
1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में जो है अंग्रेज़ों ने बंदूक में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब पहले बंदूक चलाई जाती तो उस समय जब बंदूक की गोली निकलने के बाद में उसका जो खोखल बचता था, उस खोखल को मुंह से खींचना होता था। तो दोस्तों अंग्रेज़ों ने उसमें जो है उसको चिकना करने के लिए, उसकी बंदूक की जो है गोली को चिकना करने के लिए उसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस कारण से जो है हिंदू और मुसलमानों को इस बात से असंतोष हुआ। मुसलमानों को जो है इस बात से असंतोष हुआ और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और जो 1857 की क्रांति एक भीषण क्रांति का रूप इसने ले लिया। जो है इसमें जो है मंगल पांडे जी ने अपने हेड को जो है गोली मार दी, इसलिए उनको भी फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो दोस्तों और कौन सी बंदूक थी, बंदूक का नाम भी कभी कभी पूछ लेता है। तो दोस्तों उसका नाम था एनाफील्ड। कौन सा था नाम? एनाफील्ड बंदूक थी, जिसमें गाय और सूअर की जिसकी जो गोली थी जिसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1857 ईस्वी में शुरू हुआ था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पर 1920 में हमारा दिया हुआ 1920 ऑप्शन में 1920 में हमारा कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में हमारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। कौन? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन ये हमारा कब शुरू हुआ था? ये हमारा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ये उसके बाद में ये हमारा 4 फरवरी, कब? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को ये स्थगित कर दिया। क्यों स्थगित कर दिया गया? इस दिन जो है चौरी चौरा कांड हुआ था। क्या, कौन सा कांड? चौरी चौरा कांड हुआ था। इस दिन जो है भारतीयों ने अंग्रेज़ों की जो है चौकी में गोलीबारी की और उसको जला दिया था। उसमें कई सारे अंग्रेज़ भी मारे गए थे। तो दोस्तों इस कारण महात्मा गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया हुआ करा कि इस द हाईएस्ट पीक द कराकोरम माउंटेन रेंज। कराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ दिया नंदा देवी या केटू या नंगा पर्वत या माउंट एवरेस्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, कराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट केटू के नाम से भी जानते हैं इसे, माउंट केटू के नाम से भी इसे जानते हैं। यदि पूछ लेता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम, हम बताएंगे माउंट केटू। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई हमारी 8611 मीटर है। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई कुल है माउंट केटू की। भारत की पूछते हैं, ये पाक अधिकृत भी है इसलिए इसको भारत की कहते हैं। और यदि भारत में पूछता है तो हम भारत की में जो पूछता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंचनजंगा। क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। ये हमारा भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। तो ये हमारे दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है कंचनजंगा की। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। और यहाँ पर दिया है माउंट एवरेस्ट। क्या दिया है? माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 8848 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। कितनी? 8848 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। कहीं कहीं दोस्तों आप सभी लोग लिखा मिलेगा 8850 मीटर भी लिखा मिलेगा। माउंट एवरेस्ट को जो है और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में हम सागर माथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। जहाँ पर दोस्तों माउंट एवरेस्ट या हिमालय पर्वत था, जहाँ पर माउंट एवरेस्ट या हिमालय पर्वत था उस समय वहाँ पर जो है इसके पहले हिमालय पर्वत होने के पहले वहाँ पर एक टेथिस नामक सागर था। कौन सा? टेथिस नामक सागर था। कौन था? टेथिस नामक सागर था। टेथिस नामक सागर था। कहाँ था? जहाँ पर इस समय हिमालय पर्वत है वहाँ पर टेथिस नामक सागर था। माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई आप सभी को बता दी
इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कर विच द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। कर विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है थार का मरुस्थल, या गोबी का मरुस्थल, या सहारा का मरुस्थल, या मोजावे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। सहारा का मरुस्थल जो है ये सबसे बड़ा और सबसे गर्म मरुस्थल। ये दोस्तों हमारा कहाँ स्थित है, ये हमारा स्थित है, ये हमारा सहारा का मरुस्थल ये हमारा अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है, अफ्रीका में स्थित है। और यहाँ पर गोबी का मरुस्थल ये हमारा मंगोलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, मंगोलिया में गोबी का मरुस्थल स्थित है। और थार का मरुस्थल ये पाकिस्तान के पास जो है थार का मरुस्थल ये स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। सहारा का मरुस्थल ये सर्वाधिक गर्म मरुस्थल है और सर्वाधिक बड़ा भी मरुस्थल है। और पूछ लेता भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित थार का मरुस्थल जो है ये भारत का पूछ लेता है, तो हम थार का मरुस्थल बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा जो है मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल कहते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, विच द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए में दिया है स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है, स्टॉकहोम, या बर्न, या लग्जमबर्ग, या मैड्रिड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम है। क्या है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। और यहाँ पर दिया हुआ करा कि मैड्रिड जो है किसकी राजधानी है, ये हमारी स्पेन की राजधानी क्या है, स्पेन की राजधानी या कैपिटल जो है ये हमारी क्या है, ये हमारी राजधानी मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्टॉकहोम जो है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कर इन विच ईयर वेयर बैंक नेशनलाइज्ड इन इंडिया। करा कि किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो दोस्तों बैंकों की बात तो यहाँ पर 1977 या 1945 या 1965 या 1969। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। 1969 ईस्वी में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों, 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितनी बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, भारत में सर्वप्रथम किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों सर्वप्रथम भारत में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसका, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना एक्ट 1934 का था। किसका, एक्ट 1934 का था। और आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। वर्तमान में इसके जो है गवर्नर कौन है, वर्तमान में इसके गवर्नर जो हैं इसके शक्तिकांत दास जी जो हैं, शक्तिकांत दास जी जो हैं वर्तमान इसके गवर्नर हैं। और इसके पहले गवर्नर कौन थे, आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ऑसबॉर्न स्मिथ जो है आरबीआई के पहले गवर्नर थे। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ थे। उसके बाद में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और उसके बाद में 1980 ईस्वी में ये फिर से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कितने बैंकों का, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1980 ईस्वी में। और जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय जो है राष्ट्रपति कौन थे, उस समय राष्ट्रपति वीवी गिरी जी थे। कौन थे, उस समय जो है राष्ट्रपति वीवी गिरी जी थे। इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है कि सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी कटाई वसंत में की जाती है, फसलें क्या कहलाती हैं। सर्दियों में उगाई जाती हैं और बसंत ऋतु में इनकी कटाई हो जाती है। कौन सी फसलें होंगी, रबी की फसल होगी या रबी की फसल होगी, या नकद की, या खरीफ की, या बहुजन्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
रबी की फसलें जो है ये हमारी शीत ऋतु में जो है उगाई जाती हैं, सर्दियों की में उगाई जाती हैं। कौन कौन सी है रबी की फसलें हमारी होती हैं? ये हमारी तो सरसों होती है, सरसों हो गया, चना हो गया, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, आलू हो गया। ये सब हमारी कौन सी फसलें हैं? ये सब हमारी रबी की फसलें हैं। किसकी हैं? ये सब हमारी रबी की फसलें हैं। ये नवंबर और दिसंबर के महीने में बोई जाती हैं, नवंबर दिसंबर के महीने में बोई जाती हैं और मार्च और अप्रैल के महीने में ये काट ली जाती है। किस महीने में? मार्च और अप्रैल के महीने में ये काट ली जाती हैं। दोस्तों उसके बाद में खरीफ की फसलों की बात आई। खरीफ की फसलें हमारी कब बोई जाती हैं? खरीफ की फसलें हमारी कौन सी हैं? ये हमारी देखो, हमारी धान की फसल हो गई। कौन? धान हो गई। धान के साथ में उड़द हो गई, उड़द हो गई, मक्का है, ज्वार है। ये सब खरीफ की फसलें हैं। मक्का, ज्वार, धान, उड़द ये सब खरीफ की फसलें हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है द pH वैल्यू ऑफ वाटर फॉर पब्लिक सप्लाइड इन द रेंज ऑफ, कह रहा सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का pH मान किस श्रेणी में होता है? तो दोस्तों इस ऑप्शन ए में दिया हुआ है, कह रहा है कि 3.5 से 6.5 तक, या 8.5 से 10.5 तक, या 6.5 से 8.5 तक, या 10.5 से 13 तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। 6.5 से 8.5 तक जो है pH पैमाने में जो है पीने योग्य पानी ठीक रहता है। दोस्तों हमारा pH पैमाना की खोज किसने की? दोस्तों pH पैमाने की खोज हमारे जो है सोरेनसन जी ने की। किसने की? सोरेनसन जी ने जो है pH स्केल किसने दिया? ये हमारा सोरेनसन जी ने दिया। उसके बाद में सोरेनसन जी ने जो pH स्केल दिया, ये हमारा 7 जो होता है, 7 का मान होता है। 7 के ऊपर जो होगा हमारा कैसा होगा? 7 के ऊपर मान होगा तो यह हमारा क्षारीय कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? क्षारीय। और 7 के नीचे का मान जो है कहलाएगा हमारा 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये सब हमारा क्या कहलाएगा? ये सब हमारे अम्लीय कहलाएंगे। दोस्तों अम्ल कैसे होते हैं? अम्ल दोस्तों खाने में अम्लों का स्वाद हमारा कैसा होता है? खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। और जो है क्षार का जो स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद होता है हमारा तीखा होता है। कैसा होता है? तीखा होता है। दोस्तों यहाँ पर खट्टा जो है, अम्ल जो होते हैं, अम्ल ये हमारे अम्ल जो होते हैं ये हमारे नीले लिटमस पेपर को अम्ल जो होते हैं ये अम्ल हमारे नीले लिटमस पेपर को, किसको? नीले लिटमस पेपर को जो है, नीले लिटमस पेपर को ये हमारे लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और जो क्षार होते हैं ये हमारे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल नीले को लाल कर देते हैं और क्षार लाल को नीला कर देते हैं। दोस्तों pH स्केल को जो किसने दिया? ये हमारा सोरेनसन जी ने दिया था। और जो है 7 के ऊपर का मान क्या होगा? हमारा क्षारीय होगा। और 7 के नीचे हमारा अम्लीय हो जाएगा। दोस्तों ब्लड का pH मान हमारा कितना होता है? ब्लड का pH मान हमारा 7.6 होता है। 7.6 ये हमारा ब्लड का pH मान होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। 6.5 to 8.5 तक जो है पीने के पानी इस श्रेणी में होता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, विच द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स मेथेन एमिशन, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेथेन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है मोटर वाहन, या पशुधन, या धान के खेत, या गन्ने के खेत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, मोटर वाहन जो है ये हमारे मीथेन ऊर्जा के उत्सर्जन नहीं है। मोटर वाहन से हमारी कौन कौन सी गैसें निकलती हैं? इससे हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमारी मोटर वाहन से निकलती है, प्लस SO2 गैस। ये दोनों गैसें हमारी मोटर वाहनों से निकलती हैं। पशुधन से, पशुधन जो हमारे जानवर होते हैं गाय भैंस, ये जब जुगाली करते हैं, क्या करते हैं? जुगाली करते हैं।
जुगाली करते समय ये मीथेन गैस का CH4 गैस का उत्सर्जन करते हैं। किस गैस का? CH4 गैस का उत्सर्जन करते हैं। और यहाँ पर धान के खेतों में दोस्तों मीथेन गैस पाई जाती है और गन्ने के खेतों में भी मीथेन गैस पाई जाती है। और मीथेन और उसके बाद में मीथेन गैस जो हमारी गोबर से भी मीथेन गैस बनाई जाती है। जानवरों के गोबर से ये हमारी मीथेन गैस बनाई जाती है, मीथेन गैस बनाई जाती है, जिसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में भी करते हैं, जिसका उपयोग हम भोजन बनाने में भी करते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, मोटर वाहन जो है, मोटर वाहनों से CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड और SO2 गैसें निकलती हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि विच कंपोनेंट ऑफ द फूड शुड प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी इन बैलेंस डाइट। कह रहा है संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए में दिया कह रहा है विटामिन से, या प्रोटीन से, या लिपिड से, या कार्बोहाइड्रेट से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, कार्बोहाइड्रेट से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। सर्वाधिक एनर्जी किससे प्राप्त होती है? सर्वाधिक एनर्जी हमारी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। लगभग कितने परसेंट? लगभग 50% से ऊपर जो है, 50% के ऊपर जो है कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। जो है विटामिन के कार्य, यहाँ पर विटामिन दिया हुआ, विटामिन की खोज किसने की थी दोस्तों? विटामिन की खोज हमारे फंक जी ने किसने की थी? फंक जी ने जो है विटामिन की खोज फंक ने की थी। दोस्तों विटामिन जो है ये हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, अंगों के वृद्धि में सहायक होते हैं, अंगों की वृद्धि में सहायक होते हैं। और यहाँ पर जो प्रोटीन दिया हुआ है, प्रोटीन इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है हमारे शरीर में जो है, शरीर में टूट फूट की मरम्मत करना, टूट फूट की मरम्मत करने का कार्य जो है, मरम्मत करने का कार्य ये हमारा किसका होता है? ये हमारा प्रोटीन का कार्य होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का सर्वाधिक ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट से हमें प्राप्त होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि विच द वैक्सीन इज गिवन टू चाइल्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ पर देखकर 6 रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया BCG, या DT, या DPT, या TT। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, जो है ट्यूबरक्लोसिस, यानी जो है 6 रोग, यानी जिसे हम TB के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए हमारा जो है BCG टीका का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? BCG का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है। बी का मतलब हो गया बैसिलस, क्या हो जाएगा? बैसिलस। और सी का मतलब हो गया कालमेट, क्या हो जाएगा? बैसिलस कालमेट गुरीन, क्या हो जाएगा? बैसिलस कालमेट गुरीन जो है BCG का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों ये टीबी से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ कर रहा है कि बी में दिया DPT। DPT का टीका किस चीज़ के लिए प्रभावी होता है दोस्तों? DPT का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया। डी का मतलब हो गया हमारा डिप्थीरिया, क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया। और जो है पी का मतलब हो जाएगा परटूटिस, क्या हो जाएगा? परटूटिस। और जो है टी का मतलब होगा डिप्थीरिया, परटूटिस और टिटेनस, क्या हो जाएगा? टिटेनस। ये जो है DPT का टीका जो है इन तीनों चीज़ों के काम आता है। इन तीनों चीज़ों के खिलाफ जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है। डिप्थीरिया, परटूटिस और टिटेनस के खिलाफ जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, BCG का टीका जो है ये TB से सुरक्षा करता है। बढ़ते हैं अगले। इसी के साथ हमारी ये जो है आज की क्लास समाप्त होने के पहले हम एक बार फिर से अपने जो है प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जो हमारे दिमाग में एकदम सेट हो जाएं और इन प्रश्नों को हम भूल ना सकें। अगर एग्जाम में आए तो हम इनको कायदे से फोड़ सकें। तो रिवीजन कर लेते एक बार फटाफट। पहुँचते क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी रिकेट्स हो जाता है। तो दोस्तों रिकेट्स रोग हमारा किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन बी की कमी से हमारा कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से हमारा रोग होता है बेरी रोग होता है। कौन सा? बेरी होता है। इसका रासायनिक नाम विटामिन बी का हमारा थायमिन होता है।
विटामिन ए का रासायनिक नाम हमारा रेटिनाल होता है। क्या होता है? रेटिनाल। और इसकी कमी से हमारा कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से हमारा रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से हमारा सूखा रोग हो जाता है। कौन सा? सूखा रोग हो जाता है। ये हमारा इसका जो है रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और जो है ये जो हमारा सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त होता है, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम हमारा होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। ये जो हमारा है जनन शक्ति कमज़ोर होता है, यानी जन शक्ति क्षीण हो जाती है विटामिन ई की कमी से। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न नहीं होता है? ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रिंग वार्म जो है दाद, ये हमारा प्रोटोजोआ से होता है। ये हमारा मच्छर से नहीं होता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया BHO की स्थापना BHO किस शहर में स्थित है? BHO हमारा वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाराणसी में। इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में महामना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। BHO का फुल फॉर्म क्या होगा? क्या हो जाएगा हमारा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्या हो जाएगा? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU का फुल फॉर्म हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर है? तो दोस्तों जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, और दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर कौन सा है? बिहार राज्य जनसंख्या के मामले में स्थित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कर रहा है कि जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जलालुद्दीन मोहम्मद जो किस नाम से प्रसिद्ध था? ये हमारा कौन सा था? ये अकबर इसका नाम था, जो बचपन का नाम इसका जलालुद्दीन मोहम्मद था। और इसे अकबर इस समय अकबर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों अकबर का जन्म 16 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। और इसने जो है 1556 ईस्वी में शासन अपना जो संभाल लिया था। और जो है इसने 1605 ईस्वी तक शासन किया था। और जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न हमारा दिया कर है कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? कर विच द स्टेट इंडियन हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ डैम? तो लार्जेस्ट डैम सबसे ज़्यादा कहाँ है? ये हमारे महाराष्ट्र में सबसे अधिक बांध, लगभग 1800 प्लस जो है बांध कहाँ स्थित है? ये हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर गुजरात स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया कर है कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों सिपाही विद्रोह हमें हमारा 1857 ईस्वी में हुआ था। और 1920 ईस्वी में हमारा कौन सा हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये हमारा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1957 ईस्वी में जो है ये सिपाही विद्रोह हुआ था। और जो है यहाँ पर 1842 की जगह 1942 में हमारा क्यों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? यह कौन सी है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट केटू है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। कितनी? 8611 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। कितनी? 8848 मीटर है, जो कि नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सागर माथा के नाम से भी इसे जानते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों सहारा का जो है मरुस्थल, सहारा का रेगिस्तान जो है विश्व में सबसे गर्म और सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी का मरुस्थल ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा मंगोलिया में स्थित। थार का मरुस्थल ये भारत का पूछ लेता है, तो हम बताएं भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? थार का मरुस्थल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि स्वीडन की राजधानी क्या है? तो दोस्तों स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। क्या है? स्टॉकहोम है। और मैड्रिड कहाँ की राजधानी है? स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। बढ़ते दोस्तों अगला प्रश्न हमारा दिया कर है कि किस वर्ष जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमारा 1969 ईस्वी में किया गया था। बैंकों का यहाँ पर बहुवचन दिया हुआ तो 1969 आंसर होगा। चाहे ऑप्शन में 1949 क्यों ना दिया हो, इसको हम ऑप्शन में नहीं टिक करेंगे। यहाँ पर अगर बैंक दिया होगा तो हम 1949 टिक करेंगे। और यदि पर यहाँ पर बैंकों दिया है तो हम 1969 टिक करेंगे। राइट आंसर 1969 ईस्वी हो जाएगा। 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 1949 ईस्वी में 1 जनवरी 1949 ईस्वी को जो है RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हमारा 1949 ईस्वी को किया गया था। और 1980 ईस्वी में जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंकों का? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कह रहा है कि सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत ऋतु में कटाई होती है फसलें कहलाती हैं। जो है सर्दी में बोई जाती हैं और रबी
रबी की फसलें जो है सर्दी में बोई जाती हैं और जो है बसंत ऋतु में काट ली जाती हैं। अप्रैल और मई, मार्च और अप्रैल के महीने में काट ली जाती हैं। और खरीफ की फसलें ये हमारी कब बोई जाती हैं? ये हमारी जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। और जो हमारी होती हैं जायद की फसलें ये हमारी मार्च और अप्रैल के महीने में बोई जाती हैं और जून और जुलाई के महीने में काट ली जाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर ऑफ पब्लिक सप्लाई इन द रेंज, कर सार्वजनिक आपूर्ति के लिए पानी का पीएच मान किस श्रेणी से होता है? तो दोस्तों 6.5 से 8.5 तक जो है पीएच मान जो है पीने का पानी का पीएच मान उचित रहता है। लेकिन वैसे अगर शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध पानी का पीएच मान हमारा 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। पीएच पैमाना किसने दिया? पीएच पैमाना जो है ये हमारा सोरेनसर जी ने दिया था। और जो है 7 के ऊपर जो होगा जिसका मान होगा वो हमारी क्षारीय होगा और जिसका 7 के नीचे मान होगा वो हमारी अम्लीय होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ करा कि जो है करा विच द फॉलोइंग नॉट सोर्स द मेथेन इमिशन, करा निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मेथेन उत्सर्जक का स्रोत नहीं है? दोस्तों मोटर वाहन से जो है मीथेन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। इससे हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड और SO2 गैसें निकलती हैं। बाकी इन तीनों में जो है मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस का इस्तेमाल हम भोजन बनाने के रूप में भी करते हैं, जिसे गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है, लगभग 50% प्लस जो है इससे किसे कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्राप्त होती है। विटामिन की खोज फंक ने की थी और विटामिन का काम होता है शरीर के अंगों में वृद्धि करना। और प्रोटीन का कार्य होता है शरीर में टूट फूट की मरम्मत करना। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कह रहा है कि क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? विच द वैक्सीन इज गिवन टू द चाइल्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। तो दोस्तों BCG का टीका जो है टीबी के लिए दिया जाता है, जिसका फुल फॉर्म बैसिलस कालमेटगुरिन होता है। और DPT डिप्थीरिया, परटूटिस और टिटेनस, इन तीनों से बचने के लिए इसका DPT टीका दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ना भूलें। और आप सभी लोगों को इस क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप सभी को हमारी क्लास का कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जल्द से जल्द हमारा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवाएं। टारगेट हमारा कितना? 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट जल्द से जल्द पूरा करवाएं। और आप सभी लोग इसी तरह से सुबह 9 बजे जुड़ते रहिए और आप सभी लोग स्टैटिक GK और जो है GK GS बहुत ही मजबूत हो जाएगी। तो इसलिए प्रतिदिन सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें। और आप सभी लोग के लिए होमवर्क के लिए प्रश्न दे रहे हैं। आज का प्रश्न है जो है करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है और कल फिर मिलेंगे सुबह 9 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।